हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास हमारे उन बच्चों के लिए रहने वाली जो बच्चे पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका पीजीटी का एग्जाम भी जल्दी होने वाला है, तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज की क्लास रामबाण साबित होने वाली है। आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए 50 प्रश्नों की इतनी महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला लेकर आए, जिससे आपको काफी फायदा आपके एग्जाम में होने वाला है। वैसे तो हमारी क्लासेज आपके सभी एग्जामों की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो जो भी बच्चे होम साइंस से तैयारी कर रहे हैं, चाहे वे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ में जुड़कर बेहतरीन तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। यूट्यूब पर पहली बार फ्री ऑफ कॉस्ट इतना बेहतरीन कंटेंट हम अपनी क्लास में प्रोवाइड करा रहे हैं। क्लास के अंत में हम आपसे अभ्यास प्रश्न भी करेंगे, जिसका आंसर आपको मैं कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, दबाव द्वारा पकने, प्रेशर कुकिंग से, उबालने से, तलने से या भूनने से। पीजीटी परीक्षा 2006 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते ही चलिए। आपको बताना है कि पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, दबाव द्वारा पकने, प्रेशर कुकिंग से पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। पोषक तत्वों का धारण दबाव द्वारा पकने, प्रेशर कुकिंग से अधिक होता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। प्रेशर कुकिंग में खाना बहुत कम समय के लिए ऊष्मा के संपर्क में रहता है, इसलिए खाद्य पदार्थ में मौजूद पोषक तत्व बरकरार रहते हैं। आहार को भूनने, उबालने एवं तलने से पोषक तत्वों में कमी हो जाती है। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 2, गर्भावस्था के दौरान आयरन की वांछित ICMR है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए 21 मिलीग्राम प्रतिदिन, 10 मिलीग्राम प्रतिदिन, 5 मिलीग्राम प्रतिदिन या 40 मिलीग्राम प्रतिदिन। पीजीटी परीक्षा 2016 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि गर्भावस्था के दौरान आयरन की कितनी वांछित मात्रा ICMR के द्वारा निर्धारित की गई है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा 21 मिलीग्राम प्रतिदिन। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ICMR NIN 2020 की रिपोर्ट के अनुसार गर्भावस्था के दौरान आयरन की वांछित खपत 21 मिलीग्राम प्रतिदिन होनी चाहिए, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है, जिससे माँ और गर्भ में पल रहे शिशु दोनों का स्वास्थ्य अच्छा हो। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 3, खाली स्थान अमाशय में पेप्सिनोजन को सक्रिय करता है। ऑप्शन यहाँ पर देखे रेनिन, HCl, एमाइलेज या पेप्सिन। पीजीटी परीक्षा 2016 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि अमाशय में पेप्सिनोजन को सक्रिय करता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से HCl अमाशय में पेप्सिनोजन को सक्रिय करता है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। अमाशय में पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। HCl अमाशय में भोजन के साथ आए जीवाणु को भी नष्ट करता है। तो इस व्याख्या को भी आप इंपोर्टेंट लगाते हैं चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 4, एक सामान्य वयस्क में रक्त की औसत मात्रा है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए 7 लीटर, 5 लीटर, 2 लीटर, 1.5 लीटर। आपको बताने कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, जल्दी से अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो एक सामान्य वयस्क में रक्त की जो औसत मात्रा होती है वो होती है यहाँ पर 5 लीटर। दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 5, किसके कारण रुधिर लाल दिखाई देता है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देंगे, साइटोक्रोम, हेमोसाइनिन, हीमोग्लोबिन, रोडोप्सिन। पीजीटी परीक्षा 2013 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है किसके कारण रुधिर लाल दिखाई देता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन नंबर 3, हीमोग्लोबिन के कारण रुधिर लाल दिखाई देता है। तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय पोषण एनीमिया प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम भारत में वर्ष खाली स्थान में शुरू किया गया। आपको यहाँ पर बताना है कि राष्ट्रीय पोषण एनीमिया प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम भारत में कब शुरू किया गया था, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, 1980, 1970, 1975 या 1965। पीजीटी परीक्षा 2016 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये कार्यक्रम शुरू किया गया था 1970 में। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड, जो हम आपको यहाँ पर ये क्लास आपके लिए लेकर आए, इसमें हम आपके लिए फास्ट रिवीजन आपको यहाँ पर करा रहे हैं। तो जो बच्चे हमारे साथ में अच्छा रिवीजन करना चाहते हैं, वे हमारे साथ में जुड़कर बेहतर प्रयास यहाँ पर कर सकते हैं। हमारी क्लासेस से आपको काफ़ी फायदा यहाँ से होने वाला। हमारा 7वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस अवस्था में अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन यहाँ पर दे, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, गर्भावस्था एवं धात्री अवस्था में या वृद्धावस्था में। पीजीटी परीक्षा 2013 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि किस अवस्था में अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से गर्भावस्था एवं धात्री अवस्था में अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रोटीन का प्रमुख कार्य शरीर की वृद्धि, मरम्मत एवं ऊर्जा प्रदान करना होता है। गर्भावस्था एवं धात्री अवस्था में
अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। +7 से लेकर +18 ग्राम प्रतिदिन ICMR NIN 2020 की रिपोर्ट के अनुसार ये मात्रा होती है। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते चलिए, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, नियासिन की कमी से होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए उच्च रक्तचाप, घेंगा, रक्तस्राव या पेलाग्रा। पीजीटी परीक्षा 2013 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि नियासिन की कमी से होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, नियासिन की कमी के कारण पेलाग्रा होता है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा एंजाइम कैल्शियम की उपस्थिति में दूध की केसिन प्रोटीन पर क्रिया करके उसे दही में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए लाइपेज, रेनिन, पितरस या पेप्सिन। पीजीटी परीक्षा 2013 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। क्वेश्चन को पहले आपको ध्यान से पढ़ना है और तब अपना आंसर यहाँ पर देना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा एंजाइम कैल्शियम की उपस्थिति में दूध की केसिन प्रोटीन पर क्रिया करके उसे दही में परिवर्तित कर देता है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा दूसरा यहाँ पर सही है, रेनिन। यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या होती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए 40, 20, 15 या 10। पीजीटी परीक्षा 2013 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 10 होती है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए चेन्नई में, नई दिल्ली में, हैदराबाद में या कोलकाता में। पीजीटी परीक्षा 2013 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, हैदराबाद में स्थित है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन NIN एक सार्वजनिक स्वास्थ्य जैव प्रौद्योगिकी और अनुवाद अनुसंधान केंद्र है। यह हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इसे वर्ष 1958 में स्थापित किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इसे कब स्थापित किया गया था। तो 1958 में स्थापित किया गया था, जो कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, ये भी आप इंपॉर्टेंट लगाते चलिए। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन NIN की फुल फॉर्म है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन जाता है, तो इसे भी आप ध्यान से पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सी बड़ी आंत का अंग नहीं है। आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा बड़ी आंत का अंग नहीं है। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए, सीकम, कोलन, इलियम या इनमें से कोई नहीं। पीजीटी परीक्षा 2013 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बड़ी आंत का अंग नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, इलियम ये बड़ी आंत का अंग नहीं है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मानव आंत दो भागों में बटी होती है। तो मानव आंत दो भागों में बटी होती है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी ड्यूडेनम, मध्यांतर जेजुनम और शेषांतर इलियम। तो यहाँ पर डेडुनम, जेजुनम और इलियम ये छोटी आंत के भाग होते हैं। वहीं बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, इसमें सीकम, कोलन, मलाशियन के रेक्टम। अतः इलियम बड़ी आंत का अंश नहीं होता। तो इलियम किसका भाग है, यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, इलियम यहाँ पर छोटी आंत का भाग है। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हैं चलिए। तो छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं और बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत के 3 भाग सीकम, कोलन और रेक्टम, ये 3 भाग होते हैं और इलियम ये छोटी आंत का भाग है। तो इस व्याख्या को भी आप इंपॉर्टेंट लगाते चलिए और जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसे साथ साथ नोट करते चलिए, क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 13, विटामिन कॉम्प्लेक्स घुलनशील है। ऑप्शन यहाँ पर दे, जल में, वसा में, सल्फर में या मरकरी में। पीजीटी परीक्षा 2013 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि विटामिन कॉम्प्लेक्स घुलनशील है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ये जल में घुलनशील है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। एक क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा जाता है कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और यहाँ पर वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी ये जल में घुलनशील विटामिन है। वहीं अगर हम वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के ये यहाँ पर वसा में घुलनशील विटामिन है। इनसे कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन्हें भी आप नोट करते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 14, सामान्यतः मनुष्य को प्रोटीन की कितनी मात्रा दी जाती है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। पीजीटी परीक्षा 2009 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि सामान्यतः मनुष्य को प्रोटीन की कितनी मात्रा दी जाती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा 0.7 ग्राम प्रति केजी। यहाँ पर हमारा
तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। सामान्यतः मनुष्य को 0.7 से 1 ग्राम प्रति केजी प्रोटीन की मात्रा लेनी चाहिए। यदि उत्तर में 1 ग्राम प्रति केजी है तो वही उत्तर सही होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। प्रोटीन शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत के लिए आवश्यक है। तो प्रोटीन शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत के लिए आवश्यक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस व्याख्या को भी आप इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 15। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपको हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही है। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं नहीं, एक आध बच्चा हमें कमेंट करता है। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। शरीर का सामान्य चयापचय निम्न में से किसकी कमी से प्रभावित होता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए सोडियम, आयोडीन, कैल्शियम या कोबाल्ट। पीजीटी परीक्षा 2009 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि शरीर का सामान्य चयापचय निम्न में से किसकी कमी से प्रभावित होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा सोडियम। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। सोडियम क्लोराइड के रूप में सामान्यतः कोशिका के बाह्य द्रव में धनायन के रूप में होता है। यह पेशियों का संकुचन, तंतु में तंत्रिका आवेग का संचारण, शरीर में धनात्मक विद्युत अपघट्य संतुलन बनाए रखता है। अतः शरीर की उपापचय क्रिया को भी नियंत्रित करता है। तो इस व्याख्या को आप ध्यान से पढ़ते चलिए। आप जो हम आपको व्याख्या करा रहे हैं उन्हें आप ध्यान से पढ़ते चलिए। यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे, साथ ही आपके एक ही व्याख्या से 2 से 3 क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। और आप हर एक बारीक से बारीक पॉइंटों को ध्यान से पढ़ते चलिए ताकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो अपना आंसर आप आसानी से यहाँ पर दे पाओ। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 16। कौन विटामिन रक्त जमने के लिए आवश्यक है? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन के या विटामिन ई? पीजीटी परीक्षा 2009 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा विटामिन रक्त जमने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन तीसरा यहाँ पर सही, विटामिन के, ये रक्त जमने के लिए आवश्यक है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 17। ग्लाइकोजन के विघटन तथा संश्लेषण की क्रिया होती है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए आमाशय में, मुंह में, यकृत में या आंतों में। पीजीटी परीक्षा 2009 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि ग्लाइकोजन के विघटन तथा संश्लेषण की क्रिया होती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, यकृत में होती है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आइए बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 18। चिकित्सकीय आहार है। ऑप्शन यहाँ पर दिए मुलायम आहार, तरल आहार, सादा आहार या इनमें से सभी। पीजीटी परीक्षा 2006 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है चिकित्सकीय आहार होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, सादा आहार। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 19। गर्भवती महिला के लिए संस्तुत कैलोरी है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए प्लस 350 किलो कैलोरी, 1000 किलो कैलोरी, प्लस 500 किलो कैलोरी या 1200 किलो कैलोरी। पीजीटी परीक्षा 2006 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है गर्भवती महिला के लिए संस्तुत कितनी कैलोरी यहाँ पर निर्धारित की गई है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, प्लस 350 किलो कैलोरी। यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ICMR NIN 2020 की रिपोर्ट के अनुसार गर्भवती महिला के लिए संस्तुत कैलोरी प्लस 350 कैलोरी होनी चाहिए, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। EAR की यहाँ पर फुल फॉर्म भी दी गई, एस्टिमेट एवरेज रिक्वायरमेंट, अनुमानित औसत आवश्यकता। ये भी आप ध्यान से पढ़ते चलिए क्योंकि यहाँ से ये भी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। एक धात्री स्त्री जिसका शिशु 3 माह का है के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी। प्लस 520, प्लस 300, प्लस 400, प्लस 450। पीजीटी परीक्षा 2006 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से हो प्लस 520। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ICMR NIN 2020 की रिपोर्ट के अनुसार एक धात्री स्त्री जिसका शिशु 3 माह का है के लिए प्लस 520 किलो कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्याख्या लगाते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 21। गर्भावस्था के दौरान कितना भार बढ़ना उचित है? 5 किलोग्राम, 30 किलोग्राम, 12 किलोग्राम या भार बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए। पीजीटी परीक्षा 2005 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। क्वेश्चन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, 12 किलोग्राम। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन को।
हमारा 22वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या उपरोक्त सभी। पीजीटी परीक्षा 2005 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो, कार्बोहाइड्रेट। ये शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 23, ऑस्टोमलेशिया खाली स्थान की कमी से होता है? प्रोटीन की, कैल्शियम की, वसा की या विटामिन ए की? पीजीटी परीक्षा 2006 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि ऑस्टोमलेशिया की कमी से होता है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? जल्दी से अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑस्टोमलेशिया कैल्शियम की कमी से होता है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और ये क्वेश्चन कितने एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 24, मानव मुख में लाल ग्रंथियों की संख्या है? ऑप्शन यहाँ पर देखें 2 जोड़ी, 1 जोड़ी, 3 जोड़ी या 4 जोड़ी। पीजीटी परीक्षा 2006 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि मानव मुख में लाल ग्रंथियों की कितनी संख्या होती है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन तीसरा हमारा यहाँ पर सही होगा, 3 जोड़ी होती है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मानव मुख में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां होती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। पहला यहाँ पर दी गई अधोजीवा का सबलिंगुअल ग्रंथियां, वही दूसरी यहाँ पर कर्णमूल या पैरोटिड ग्रंथियां, तीसरी यहाँ पर अधोहनु अर्थात सबमैंडिबुलर ग्रंथियां। तो इन व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते चलिए और इन्हें भी आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिए, ताकि एग्जामिनर कहीं से क्वेश्चन पूछे तो अपना आंसर आप आसानी से दे पाओ। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है मानव मुख में होती है 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 25, इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य है? ऑप्शन यहाँ पर दे प्रोटीन को शरीर में नियंत्रित करना, कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रण, वसा का नियंत्रण या उपरोक्त सभी। पीजीटी परीक्षा 2006 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताना है कि इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो, कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रण। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज आदि होते हैं, वहीं दूसरा यहाँ पर ओलिगोसेकेराइड जिसमें सुक्रोज, माल्टोज आदि, वहीं तीसरा है यहाँ पर पॉलीसेकेराइड जिसमें सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन आदि शामिल होते हैं। इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य ग्लूकोज शर्करा का रक्त में नियंत्रण होता है। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह यानी कि डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलिए, क्योंकि यहाँ से कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए अलग अलग तरीके से। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 26, किस उम्र में बीएमआर की दर कम हो जाती है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए किशोरावस्था में, बचपन में, युवावस्था में या वृद्धावस्था में। पीजीटी परीक्षा 2005 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि किस उम्र में बीएमआर की दर कम हो जाती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से वृद्धावस्था में बीएमआर की दर कम हो जाती है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। बीएमआर का पूरा नाम यहाँ पे बेसल मेटाबॉलिक रेट, इंपोर्टेंट लगाते चले क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऊर्जा की वह मात्रा जो मानव शरीर के अंगों को कार्यशील रखने, सांस लेने और रक्त पंप करने के लिए आवश्यक होती है, बीएमआर कहलाती है। बीएमआर उम्र, लिंग, ऊंचाई, वजन, मांसपेशियां आदि कई कारकों से प्रभावित होती है। बीएमआर की दर वृद्धावस्था में सबसे कम हो जाती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो इसकी फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछी गई, ये भी आप इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 27, रेशेदार खाद्य पदार्थ आवश्यक है? ऑप्शन यहाँ पर देखे सही पाचन के लिए, अच्छे स्वाद के लिए, रक्त निर्माण के लिए या मजबूत हड्डियों के लिए। पीजीटी परीक्षा 2005 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताने की रेशेदार खाद्य पदार्थ आवश्यक होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही पाचन के लिए, यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। रेशेदार खाद्य पदार्थ का तात्पर्य ऐसे खाद्य पदार्थ से है जिसमें रेशे होते हैं। रेशे यानी कि फाइबर एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं। ये भोजन के आवश्यक तत्व हैं जो आंत में चिपकते नहीं और बिना पचे या अवशोषित हुए ही आंत से बाहर निकल जाते हैं, अर्थात भोज्य पदार्थ के सही पाचन के लिए आवश्यक होते हैं, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 28, हाइपरटेंशन का कारण होता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए निम्न पल्स चाप, उच्च रक्तचाप, उच्च पल्स चाप या निम्न रक्तचाप। पीजीटी परीक्षा 2005 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि हाइपरटेंशन का कारण होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से उच्च रक्तचाप, ये हाइपरटेंशन का कारण होता है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। थ्रोम्बिन की उपस्थिति से, ऑप्शन यहाँ पर देखें रक्त में आवश्यक एंजाइम बनते हैं।
रक्त जमता है, रक्त में लाल रंग अलग होता है या रक्त में आवश्यक हार्मोन बनते हैं। पीजीटी परीक्षा 2005 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि थ्रोम्बिन की उपस्थिति से, ऑप्शन यहाँ पर देखें तो थ्रोम्बिन की उपस्थिति से रक्त जमता है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने क्लास के यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ग्लोब्यूमिन शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, यह रक्त का थक्का बनने में सहायता प्रदान करता है, यह प्लाज्मा में रक्त जल की मात्रा नियंत्रित करता है, इसमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडी पाए जाते हैं या उपरोक्त सभी। पीजीटी परीक्षा 2004 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है ग्लोब्यूमिन शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, इसमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडी पाए जाते हैं। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 31। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और भी बच्चों। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने 31वें क्वेश्चन की ओर। गेहूं जैसे अनाज की खरीद के बाजार को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दे, ट्रेडमार्क द्वारा बिक्री का बाजार, नमूने द्वारा बिक्री का बाजार या ग्रेड द्वारा बिक्री का बाजार या उपरोक्त सभी। पीजीटी परीक्षा 2004 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है गेहूं जैसे अनाज की खरीद के बाजार को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ग्रेड द्वारा बिक्री का बाजार। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। गेहूं जैसे अनाज की खरीद के बाजार को ग्रेड द्वारा बिक्री का बाजार कहते हैं, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इस बाजार में वस्तुओं की बिक्री उसके विशेष नाम अथवा ग्रेड द्वारा होती है। विक्रेता को न तो वस्तुओं के नमूने दिखाने पड़ते हैं और न ही क्रेता को कुछ बताना पड़ता है। उदाहरण के लिए गेहूं RR21 के 68 आदि। तो यहाँ पर इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 32। तंबाकू के अधिक सेवन से होता है। ऑप्शन यहाँ पर दे, रक्तचाप बढ़ जाता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, मुख में कैंसर हो सकता है या उपरोक्त सभी। पीजीटी परीक्षा 2004 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि तंबाकू के अधिक सेवन से होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, तंबाकू के अधिक सेवन से ये सभी रोग हो जाते हैं, रक्तचाप बढ़ जाता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और मुख में कैंसर हो सकता है। तो इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन है। ऑप्शन यहाँ पर दे, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन या फाइब्रिनोजन या इनमें से सभी। पीजीटी परीक्षा 2004 में ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, इनमें से सभी। ये सभी प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्लाज्मा में ग्लोबुलिन, एल्बुमिन और फाइब्रिनोजन नामक तीनों प्रोटीन पाई जाती हैं, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ग्लोबुलिन प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, एल्बुमिन पराशरीर संतुलन, रक्त की मात्रा और दाब बनाए रखने में भूमिका निभाता है तथा फाइब्रिनोजन स्पंदन कारक के रूप में कार्य करता है। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से देखते चलिए। यहाँ पर तीनों प्रोटीन का कार्य भी यहाँ पर बताया गया है। ग्लोबुलिन प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, वहीं एल्बुमिन पराशरीर संतुलन, रक्त की मात्रा, दाब बनाए रखता है और यहाँ पर फाइब्रिनोजन स्पंदन कारक के रूप में कार्य करता है। तो ये क्वेश्चन अलग अलग भी यहाँ से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप इंपॉर्टेंट व्याख्या लगाते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर रोकथाम करता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, मिलावट की, गलत माप तोल की, शुद्धता की, उपरोक्त सभी। आपको बताना है कि फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर रोकथाम करता है। यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर रोकथाम करता है मिलावट की। यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर मिलावट की रोकथाम करता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। भारत में बेचे जाने वाले सभी प्रसंस्कृत फलों के उत्पादों पर FPO चिन्ह अनिवार्य है, जैसे कि डिब्बा बंद फल, पेय, फ्रूट, जैम, स्क्वैश, अचार, निर्जलित फल उत्पाद। यह चिन्ह गारंटी देता है कि उत्पाद एक स्वच्छ, खाद्य, सुरक्षित वातावरण में निर्मित किया गया है। इस प्रकार यह सुनिश्चित करता है कि उत्पाद FSSAI के दिशा निर्देशों के अनुसार उपभोग के लिए सुरक्षित है। यह मानक फल उत्पाद आदेश कानून द्वारा वर्ष 1955 में लागू किया गया है। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, जिसके बाद इसे FPO नाम दिया गया है। लेकिन खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के बाद ही
इस चिन्ह को अनिवार्य किया गया। तो ये अनिवार्य कब किया गया था? 2006 के अधिनियम के बाद। भारत में एक फल प्रसंस्करण उद्योग शुरू करने के लिए एक FPO लाइसेंस आवश्यक है। ये भी इंपॉर्टेंट, आप व्याख्या लगाते चलिए और इसे ध्यान से पढ़ते चलिए। यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है और यहाँ से आपके क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 35, सर्वाधिक असुरक्षित चेक होता है ड्राफ्ट, अकाउंट पेई, बेयरर चेक या विदेशी चेक? पीजीटी परीक्षा 2013 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि सर्वाधिक असुरक्षित चेक होता है, तो कौन सा असुरक्षित चेक होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा बियरर चेक, ये असुरक्षित चेक होता है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। सर्वाधिक असुरक्षित चेक बियरर चेक होता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। जब चेक पर बियरर धारक शब्दों अपरिवर्तित छोड़ दिया जाता है तो चेक को बियरर चेक कहा जाता है। बियरर चेक वाहक चेक का दूसरा नाम है, तो ये वाहक चेक का दूसरा नाम है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। वाहक चेक आमतौर पर मौद्रिक लेन देन के लिए उपयोग किए जाते हैं। उन्हें ले जाने वाले व्यक्ति द्वारा बैंक को प्रस्तुत किया जाता है और उनके द्वारा नकद लिया जाता है। वाहक चेक के वापसी में खाता धारक को उस पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये सुरक्षित चेक नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति को खोया हुआ चेक मिल जाता है वह चेक का वाहक बन जाता है और फिर बैंक से नकद प्राप्त करने का पात्र होता है। तो इस व्याख्या को आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। तो सर्वाधिक असुरक्षित चेक होता है बियरर चेक, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक कब लागू हुआ? ऑप्शन यहाँ पर दे 1 जुलाई 1984, 10 सितंबर 1983, 4 अगस्त 1985 या 24 दिसंबर 1986। पीजीटी परीक्षा 2013 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते ही चलिए, क्योंकि क्वेश्चन अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्जाम में यहाँ से पूछा जा चुका है। आपको बताने कि उपभोक्ता संरक्षण विधेयक कब लागू हुआ। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, 24 दिसंबर 1986 को ये लागू हुआ। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 24 दिसंबर 1986 को लागू हुआ, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को भारत में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए वर्ष 1986 में बनाया गया था। यह उपभोक्ताओं की समस्याओं तथा इससे संबंधित मामलों के समाधान के लिए उपभोक्ता परिषद तथा अन्य प्राधिकरणों के गठन का प्रावधान करता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को लोकप्रिय रूप से COPRA यानी कि कोपरा के नाम से जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट, आप यहाँ पर लगाते चलिए। और ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा तटस्थ रंग है? ऑप्शन यहाँ पर दिए काला, हरा, पीला या लाल। आपको यहाँ पर तटस्थ रंग आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रंग है। पीजीटी परीक्षा 2013 में ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा काला, इनमें से तटस्थ रंग है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। काला रंग तटस्थ रंग है। ऐसे रंग जिनका उपयोग किसी रंग को हल्का और गाढ़ा करने के लिए किया जाता है उसे उदासीन रंग या तटस्थ रंग कहते हैं। उदासीन रंग के अंतर्गत काला और सफेद रंग नाम आता है। तो अगर यहाँ पर काला की जगह सफेद भी आई, वो भी यहाँ पर तटस्थ रंग है, तटस्थ या उदासीन रंग होता है। सरल भाषा में काले और सफेद रंग को तटस्थ या उदासीन रंग कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट व्याख्या आप यहाँ पर लगाते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन प्रबंधन का कार्य है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए नव प्रवर्तन, अधिक्रम, पहला, कार्य का विभाजन। पीजीटी परीक्षा 2013 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्न में से कौन प्रबंधन का कार्य है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो इनमें से प्रबंधन का कार्य का विभाजन। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। गृह प्रबंध है। ऑप्शन यहाँ पर दे घरेलू समस्याओं को हल करना, भीतरी साज सज्जा रखना, घर को ढंग से रखना या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संसाधनों का प्रबंध। पीजीटी परीक्षा 2013 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है गृह प्रबंध है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो गृह प्रबंध है उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संसाधनों का प्रबंध करना, यही गृह प्रबंध है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संसाधनों का गृह प्रबंध कहते हैं, यानी कि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संसाधनों को गृह प्रबंध कहते हैं, जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है। गृह प्रबंध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मारिया पारलोवा ने सन 1880 में अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ होम मैनेजमेंट एंड कुकरी में किया। तो इनकी पुस्तक भी आप ध्यान से पढ़ते चलिए। और सर्वप्रथम इसका प्रयोग मारिया पारलोवा ने किया सन
1880 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। गृह प्रबंध दो शब्दों से मिलकर बना है, गृह तथा प्रबंध। गृह प्रबंध को समझने के लिए आवश्यक है कि हम इन दोनों शब्दों का मूल अर्थ समझ ले। साधारण शब्दों में प्रबंध का अभिप्राय विचार पूर्वक की गई व्यवस्था से है तथा गृह का अभिप्राय घर या मकान से है। अतः घर के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संसाधनों का प्रबंध गृह प्रबंधन कहलाता है। तो इम्पोर्टेंट आप यहाँ पर व्याख्या लगाते चलिए। जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 40, कोटजिन के अनुसार गृह प्रबंध एक। ऑप्शन यहाँ पर दिए, सैद्धांतिक विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान है, शारीरिक विज्ञान है या उपरोक्त सभी। पीजीटी परीक्षा 2013 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर कोटजिन के अनुसार आपसे पूछा गया कि गृह प्रबंध क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो कोटजिन के अनुसार गृह प्रबंध एक व्यवहारिक विज्ञान है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 41, पानी के स्टेरिलाइजेशन के लिए प्रयुक्त करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए, ब्लीचिंग, क्लोरीन, सोडा या साइट्रिक अम्ल या इनमें से सभी। पीजीटी परीक्षा 2009 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताएं कि पानी के स्टेरिलाइजेशन के लिए प्रयुक्त करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, इनमें से सभी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, एकाधिकार और नियंत्रित व्यापार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए 1973, 1969, 1979, 1959। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। पीजीटी परीक्षा 2009 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि एकाधिकार और नियंत्रित व्यापार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, यह आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, 1969 में ये पारित हुआ। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही। आगे बढ़ जाते हैं अपनी व्याख्या के साथ में। एकाधिकार और नियंत्रित व्यापार अधिनियम वर्ष 1969 में पारित हुआ तथा 1970 में प्रभावी हुआ। तो ये कब प्रभावी है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो ये 1970 में प्रभावी हुआ। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 MRTP अधिनियम औद्योगिक सुधार के तहत भारत में लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना तथा एकाधिकार पर नियंत्रण रखना था। इसके अलावा अन्य उद्देश्य प्रतिबंधात्मक और अनुचित व्यापार की रोकथाम करना था। उस समय चौथी पंचवर्षीय योजना लागू थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना के समय ये हुआ था। तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना के समय लागू हुआ था। तो जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है वे यहाँ पर 1969। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए 1977 में, 1986 में, 1947 में या 1987 में। पीजीटी परीक्षा 2006 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो ये कब पारित किया गया था, ये आपको बताना है। अगर आपने हमारे पिछले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि पिछले प्रश्नों में मैंने क्वेश्चन यहाँ पर करा दिया। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया और ये अलग अलग तरीके से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुका है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में पारित किया गया, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को भारत में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए वर्ष 1986 में बनाया गया था। यह अधिनियम पूरे भारत वर्ष में लागू है। यह अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा पारित है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि किस सरकार के द्वारा ये पारित है। तो केंद्र सरकार द्वारा पारित है। इसके अंतर्गत कई सारी धाराएं आती है, जिसमें धारा संख्या 2, धारा संख्या 12। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन सी धाराएं आती है। इसमें धारा संख्या 12 शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया से संबंधित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। वहीं धारा संख्या 13 उपभोक्ता की शिकायत दर्ज होने से प्रक्रिया का वर्णन करती है। धारा संख्या 14 में जिला फोरम के निर्णय के स्वरूप और विवरण की व्याख्या की गई है। वहीं धारा संख्या 21 राष्ट्रीय आयोग की आधिकारिक 1 करोड़ से अधिक की शिकायत होगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। इसकी कौन कौन सी धारा है, इसमें धारा 12, 13, 14 व 21 यहाँ पर दी गई, जो अलग अलग यहाँ पर आपको कार्य के लिए यहाँ पर दी गई। 12 यहाँ पर दी गई शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया से संबंधित है। वहीं 13 उपभोक्ताओं की शिकायत दर्ज होने की प्रक्रिया का वर्णन करती है। 14 यहाँ पर जिला फोरम के निर्णय के स्वरूप एवं विवरण की व्याख्या की गई है। वहीं 21 में राष्ट्रीय आयोग की एकाधिकार 1 करोड़ से अधिक की शिकायत होगी। तो इस व्याख्या को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाते चलिए, क्योंकि यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन एक ही व्याख्या से यहाँ पर बन रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडा रंग है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए लाल, नारंगी, नीला या पीला। पीजीटी परीक्षा 2006 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ठंडा रंग है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर से होगा, इनमें से यहाँ पर नीला यहाँ पर ठंडा रंग है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है।
आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 45, BCG का टीका दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, जन्म के तुरंत बाद, जन्म के 6 महीने बाद, जन्म के 2 महीने बाद या जन्म के 3 महीने बाद। पीजीटी परीक्षा 2006 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि BCG का टीका दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो BCG का टीका दिया जाता है जन्म के तुरंत बाद। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 46, धन कैसा साधन है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, मानवीय साधन, अमानवीय साधन, मानवीय तथा अमानवीय दोनों, या दोनों में से कोई नहीं। पीजीटी परीक्षा 2005 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि धन कैसा साधन है, यह आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो धन यहाँ पर अमानवीय साधन है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जिसमें बाजार को उपभोक्ताओं के हितों का सबसे अच्छा संरक्षण माना है, किसकी रचना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते हैं। चलिए ऑप्शन यहाँ पर देंगे, प्रोफेसर JK मेहता, एडम स्मिथ, प्रोफेसर कुर्ना या श्री बंसल एवं अग्रवाल। पीजीटी परीक्षा 2004 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर पुस्तक दी गई है द वेल्थ ऑफ नेशन, जिस पुस्तक में बाजार को उपभोक्ताओं के हितों का सबसे अच्छा संरक्षण माना है, ये किसकी पुस्तक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर से होगा, ये महत्वपूर्ण पुस्तक है एडम स्मिथ की। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, गृह सज्जा में रट महोदय ने कला का मूल तत्व नहीं बताया है। तो यहाँ पर रट महोदय के द्वारा कौन सा कला का मूल तत्व नहीं बताया गया है, वो आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, स्पर्श, रेखा, स्वरूप या प्रकाश। पीजीटी परीक्षा 2004 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा, रट महोदय के द्वारा कला के मूल तत्वों में प्रकाश को नहीं बताया गया। यहाँ पर कला का मूल तत्व, यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। गृह सज्जा में रट महोदय ने कला का मूल तत्व प्रकाश को नहीं बताया है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। प्रत्येक वस्तु के सौंदर्य एवं आकर्षण पक्ष का संबंध कला से होता है। यह मनुष्य की विशिष्ट रुचि अथवा रुचियों की अभिव्यक्ति है। रट महोदय के अनुसार गृह व्यवस्था में कला का मूल तत्व रेखा, स्वरूप और स्पर्श होता है। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट लगाते चले कि इन्होंने कला के महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से माने हैं, रेखा, स्वरूप और स्पर्श को माना है। तो ये भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्याख्या लगाते चलिए और ध्यान से पढ़ते चले। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है प्रकाश। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सामाजिक परिवर्तन एक घटना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, सीमित, वैज्ञानिक, सर्वव्यापी या अद्भुत। पीजीटी परीक्षा 2004 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि सामाजिक परिवर्तन एक घटना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा, सर्वव्यापी। सामाजिक परिवर्तन एक घटना है, सर्वव्यापी। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। सामाजिक परिवर्तन एक सर्वव्यापी घटना है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। यह सभी समाजों एवं सभी कालों में होता है। सामाजिक परिवर्तन दो शब्दों से मिलकर बना है, सामाजिक और परिवर्तन। सामाजिक शब्द का आज से समाज से संबंधित और परिवर्तन से आज से सामाजिक संबंधों में परिवर्तन या भिन्नता उत्पन्न होने से है। गिलिन और ग्लिन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का अर्थ जीवन और जीवन में होने वाले परिवर्तन से है, चाहे वह परिवर्तन भौगोलिक दशाओं के कारण हो, सांस्कृतिक उपकरणों, जनसंख्या के स्वरूप अथवा विभिन्न सिद्धांतों के कारण हो, या एक समूह में आविष्कार तथा संस्कृति के प्रसार से उत्पन्न हो। तो ये भी आप इंपोर्टेंट लगाते चलिए और इस कथन को भी आप इंपोर्टेंट लगाते चलिए, गिलिन और ग्लिन के अनुसार, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपनी क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। इसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे अभ्यास प्रश्न की ओर। तो हमारा आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, समाज पर दहेज प्रथा का कुप्रभाव है। ऑप्शन यहाँ पर दिए, नैतिकता स्थिति, स्त्रियों की उच्च, सुमेल विवाह या ऋणग्रस्तता। पीजीटी परीक्षा 2004 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि समाज पर दहेज प्रथा का कुप्रभाव है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, ऋणग्रस्तता। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। समाज पर दहेज का प्रभाव कुप्रभाव ऋणग्रस्तता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। दहेज एक सामाजिक बुराई है जिसके कारण समाज में महिलाओं के प्रति अकल्पनीय यातनाएं और अपराध उत्पन्न हुए हैं तथा भारतीय वैवाहिक व्यवस्था प्रदूषित हुई है। दहेज शादी के समय दुल्हन के ससुराल वालों को लड़की के परिवार द्वारा नगद या वस्तु के रूप में किया जाने वाला भुगतान है। मध्य वर्गीय परिवारों के लिए लड़की की शादी के लिए दहेज का पैसा जुटाना मुश्किल होता है। इसके लिए उन्हें बड़ी मात्रा में कर्ज लेना पड़ता है और परिवार कर्जदार हो जाता है। कर्ज ना चुका पाने पर कई बार आम आदमी सामाजिक निंदा के डर से आत्महत्या कर लेता है। तो इस व्याख्या को भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाते चलिए। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने अभ्यास प्रश्न की ओर। आज का अभ्यास प्रश्न, संरचना की दृष्टि से परिवार का अध्ययन करने वाले समाजशास्त्री है। ऑप्शन यहाँ पर दिए, मर्डोक, मार्क्स, मैकाइवर या इनमें से
कोई नहीं। पीजीटी परीक्षा 2004 में ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है और आपको कमेंट बॉक्स में हमें ये भी बताना है कि आज की क्लास आपको हमारी कैसी लगी, कितने क्वेश्चन आपको आते थे, कितने नए सीखने को मिले, क्या आपको आज की क्लास से फ़ायदा हुआ। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।